हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ करने वाले हैं। और क्लास 9th का जो मैथ है, तो मैथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, या फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है रियल नंबर, हम लोग सबसे पहले रियल नंबर करते हैं। तो रियल नंबर का जो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस को डील करने से पहले हम लोग आज क्या कर लेते हैं, उसका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना रियल नंबर का, कि रियल नंबर क्या होता है ना, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सारी बातें जो होती है हम लोग सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका रियल नंबर है। तो एट फर्स्ट रियल नंबर क्या होता है, एक्चुअली आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि रियल नंबर का मतलब हुआ कि जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे कि परिमेय संख्या हो या अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, जो भी संख्याएं हो, तो सभी संख्याओं की जो समुच्चय होती है उसे ही क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। आपका दशमलव भी रियल नंबर हो सकता है। दशमलव वाली संख्या मतलब विदाउट डेसिमल वाली संख्या भी जो है आपका रियल नंबर होती है, और डेसिमल वाली संख्या भी क्या होती है, आपका रियल नंबर होती है। तो रियल नंबर में क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं सब उसमें समा जाती हैं। तो हम लोग आज बारीकी से इसको पढ़ने वाले हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आज आप लोगों को थोड़ा सा एक अलग तरीके से या एक अलग प्रोसेस से आपको रियल नंबर या उससे जो संबंधित संख्याएं हैं उसके बारे में बता पाऊँ। तो रियल नंबर को हम लोग क्या क्या डिवाइड कर रहे हैं ना, दो भाग में, विदाउट डेसिमल है ना, बिना सॉरी विद डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव वाली संख्या। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि रियल नंबर को दो भाग में, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया आपको विद डेसिमल, दशमलव वाली संख्या, और एक हम लोग कर देते हैं विदाउट डेसिमल, मतलब बिना दशमलव वाली संख्या। मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा, जैसे -1 है, -2, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी जो संख्याएं हैं ये विदाउट डेसिमल है। इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ, दशमलव नहीं लगा हुआ इसमें, है ना, दशमलव बिंदु इसमें नहीं लगा हुआ है। और कुछ संख्या यहाँ पे लिखी हुई है जिसमें आपको दशमलव का चिन्ह लगा हुआ है, दशमलव है ना, दशमलव और दशमलव। तो ये हो गया विद जो है डेसिमल, मतलब दशमलव वाली संख्या, और ये हो गई बिना दशमलव वाली संख्या। तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है, आपका रियल नंबर बनता है, दोनों को मिलाकर के। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो विद डेसिमल है, इसमें ये देखिए, एक हो गया, ये एक इस टाइप का होता है और एक इस टाइप का। इसको कहते हैं शांत दशमलव, है ना, शांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको जो है अशांत कहते हैं। तो ये भी हालांकि अशांत है, ये दोनों जो है अशांत कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये भी रुका नहीं है और ये भी रुका नहीं है, और दशमलव के बाद ये आके रुक गया, इसको शांत दशमलव कहते हैं। अगर आपका दशमलव के बाद जो अंक है, अगर वो जा करके कुछ अंकों के बाद रुक जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। अगर दशमलव के बाद वो रुके ही नहीं, चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, उसे क्या कहेंगे, अशांत। और ये भी अशांत है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक निश्चित जो अंक है उसी को रिपीट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे 81 81 81। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अशांत तो है, लेकिन क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद एक जो निश्चित अंक है उसी का रिपीटेशन हो रहा है, बस उसका ही क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ एक अलग ही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बीच में जो जीरो है आपका, यहाँ देख रहे हैं वृद्धि हो रहा है ना, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो दोनों अशांत में आता है, लेकिन इसे कहते हैं अशांत आवृत्ति। क्या कहते हैं इसको, अशांत आवृत्ति कहते हैं, और इसे अशांत अनावृत्ति कहते हैं। थोड़ा सा राइटिंग को लेकर के आप जो है मेंशन नहीं करेंगे। तो ये अशांत क्या हो गया, आवृत्ति हो गया, और ये अशांत क्या हो गया, अनावृत्ति हो गया। तो अब देखिए, ये शांत और ये जो अशांत आवृत्ति है, दोनों को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये आपको शांत और ये जो अशांत कैटेगरी का जो आपको दशमलव संख्या है, इस दोनों का आपको जो है इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या हो गया। और ये अशांत जो आवृत्ति होता है, ये होता है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं अभी क्या कि विद जो डेसिमल है आपका, तो ये आपको तीन कैटेगरी का दशमलव संख्या हो गया। एक हो गया शांत, एक हो गया अशांत आवृत्ति, एक हो गया अशांत अनावृत्ति। तो ये आपका जो शांत है और जो अशांत आवृत्ति है, ये दोनों क्या बन सकता है, परिमेय संख्या। और ये जो अशांत अनावृत्ति है, ये हो जाता है आपका परिमेय संख्या। हम लोग और भी इसमें पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से।
अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये जो सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब कहाँ पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर के अंतर्गत ये सब कुछ रियल नंबर में ही आएगा अभी आपका। वो भले ही परिमेय संख्या हो और परिमेय संख्या हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, जीरो हो, जितनी सारी संख्याएं हैं वो सभी किस में आ जाएंगी, रियल नंबर में आएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। एक और बात है जो शायद आप लोग को सुननी चाहिए कि अगर आप लोग ये जो मैं बता रहा हूँ अभी अच्छे से अगर इसको आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको किसी भी नंबर का जो डेफिनेशन होता है उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसको समझ जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ मैं आपको छोड़ जाऊंगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या में 3 शर्त है कि मतलब कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे आपका जो है मान लीजिए कि पूर्णांक भी तो है, पूर्णांक है, धनात्मक है, जीरो है, आपको जो है भाज्य है, अभाज्य है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या क्या करी कि अपना एक शर्त रखी कि अगर ये जो मेरा 3 शर्त है, जो भी संख्या इन तीनों शर्तों को फुलफिल करेगा वो परिमेय हो सकता है। वो 3 शर्त क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो परिमेय संख्या का पहला शर्त ये था कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जिस संख्या को आप परिमेय संख्या कह रहे हैं वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड आपका कंडीशन ये था कि P और जो Q है ना, P और Q ये बिलोंग्स टू I, मतलब ये P और Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स, है ना। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक से बिलोंग करना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड हो गया कि P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, है ना। और तीसरा जो आपका कंडीशन था वो ये था कि Q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों जो शर्त है, ये तीनों शर्त जो भी संख्या फुलफिल करेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। पहला शर्त क्या है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए ये तीनों शर्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि 2 फुलफिल कर रही है और ये नहीं कर रही है तो फिर भी नहीं कहेंगे, ये और ये है और ये नहीं है फिर भी नहीं कहेंगे। तो तीनों जो आपका कंडीशन है परिमेय संख्या के लिए, अगर तीनों कंडीशन उसमें अच्छे से फुलफिल कर रही है, ये तीनों उस पर लागू हो रहा है तो हम लोग उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। पहला क्या, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक बताऊंगा मैं भी आगे आप लोगों को कि पूर्णांक क्या होता है। हालांकि पूर्णांक आप समझ सकते हैं कि ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक ये जो समुच्चय बनता है ये पूर्णांक ही कहलाता है ना। ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो का जो एक समुच्चय बनता है, जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको जो है पूर्णांक ही कहलाता है। हालांकि उसके बारे में और भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे अभी यहाँ पे। तो P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और Q जो इक्वल है ये नॉट 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये Q 0 हो जाएगा ना तो किसी भी संख्या में हम लोग 0 से जो भाग करते हैं तो वो हो जाता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, तो वो तो हुआ नहीं। तो Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q जो है आपका एक हॉल नंबर हो सकता है नेट, और हॉल में क्या, तो 0 को छोड़ करके मैंने कहा ना पहले 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावे आपका जो है वो कुछ भी हो सकता है प्लस में और माइनस में। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि परिमेय संख्या का जो हर होता है वो आपको जो है माइनस में नहीं होता, वो हमेशा धनात्मक होता है। और अगर माइनस में दिख रहा है कहीं पे तो आप उसको चेंज करके भी लिख सकते हो, कैसे वो भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो ये समझ गए आप लोग अच्छे से कि परिमेय संख्या का 3 कंडीशन हो गया कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, है ना। जैसे मान लीजिए कि 7/8 लिखा होगा है, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस फॉर्म में है या नहीं है। तो P/Q के फॉर्म में तो है, 7/8 लिखा हुआ है। अब सेकेंड शर्त है इसका कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो ये 7 और ये 8 दोनों पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक। जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, साथ में 0, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पूर्णांक होता है। तो 7 और 8 पूर्णांक तो हुआ ही ना, तो ये भी फुलफिल कर गया। बचा 3 नंबर का, Q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो जो ये 8 है ये इक्वल नॉट 0 है, तो बिल्कुल 7/8 आपका जो है परिमेय संख्या। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके हम मैथ बुक्स में भी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या हम लोग शून्य को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ कह सकते हैं।
क्यों कह सकते हैं, देखिए अब सही से, तो जीरो जो है, तो जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। अब ये p/q के फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्या है कि 0 और 1 दोनों आपका क्या है, पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। और तीसरा जो शर्त था q इक्वल नॉट 0, और यहाँ पे q जो है इक्वल नॉट 0 सच में है क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो 0 जो है एक परिमेय संख्या, हम लोग कह सकते हैं कि 0 जो है आपका एक परिमेय संख्या। एक और क्वेश्चन जो हमेशा बच्चे पूछते रहते हैं कि सर पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या और पाई का मान 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। हालांकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पाई निम्नलिखित में से पाई को आप क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, क्या कहेंगे, या दोनों कहेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये पाई जो होता है, पाई होता है आपका अपरिमेय संख्या, और 22/7 जो हो गया ये होता है परिमेय संख्या। पाई का जो ये 22/7 जो मान है ना, ये फिक्स्ड मान नहीं है, ये एक निश्चित वैल्यू नहीं है, ये एक जो है काल्पनिक वैल्यू है, या फिर ये कह सकते हैं दशमलव के कुछ अंकों तक ही लेकर के इसको दिखाया गया है। अगर आप 22 में 7 से भाग करेंगे तो ये जो है आपको एक अशांत अनावृत्ति के रूप में चला जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये पाई क्या हो गया आपका, और पहले मैंने कहा था कि अशांत अनावृत्ति क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या होता है। हाँ, लेकिन ये 22/7 वैल्यू है, मान करके लिखते हैं 22/7। हालांकि 22/7 इसका जो है निश्चित वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पाई आपका जो है अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, आई होप कि परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा अच्छे से, कि परिमेय संख्या का 3 शर्त हो गया, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए, और q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों जो शर्तें हैं, अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या इसको फुलफिल करती है तो वो परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो ये सारा परिमेय संख्या का हो गया। और साथ ही मैं फिर से आपको बता दूं कि शांत दशमलव हो या आपको अशांत आवृत्ति हो, ये दोनों को हम लोग परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो अशांत अनावृत्ति होता है ना, अशांत जो अनावृत्ति होता है, इसमें क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद यहाँ भी, हालांकि दशमलव के बाद संख्या रुकती नहीं है, वो जा रही होती है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि न तो कोई आवृत्ति होती है, न कोई रूल होता है, बस वो ऐसे ही जारी होती है, बीच में कुछ बढ़ गया, कहीं कम हो गया, कुछ हो गया। तो ये जो अनावृत्ति होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर अपरिमेय को पहचानने का तो एक ये नियम हो गया। इसके अलावा क्या हो गया कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं अपरिमेय संख्या को कि जिन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आप देखिए, एक वर्ड यहाँ से आ गया कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता है, जैसे 4 का 2 निकल जाता है, उसके बाद 16 का 4 हो जाता है, 25 का 5 होता है, क्या 10 का होता है, परफेक्ट नहीं होता है। 7 का होता है, बिल्कुल नहीं होता। 5 का होता है, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, 49 का होता है 7, 64 का होता है, 100 का होता है 10। तो जिन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √7 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √3, √2, √5, √7, ये सभी क्या है आपका अपरिमेय संख्या। अगर आप इसको वर्गमूल निकालेंगे भी तो ये आपको जो है अशांत कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं होगा बल्कि अपरिमेय संख्या होगा। अदरवाइज आप ऐसे भी देख ले, अगर इसके फॉर्म से देख ले, जैसे मान लीजिए √2 लिखा हुआ है, तो 2 को हालांकि चलिए बाय आप 1 कर देंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सर हम लोग 1 से किसी भी संख्या में भाग कर सकते हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं, चलो कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला आपका फुलफिल कर गया, दूसरा है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या आपका √2 पूर्णांक है? कहीं देखिए इसमें लिखा हो √2, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक के साथ में 0 है, इसका जो कॉम्बिनेशन वो ना पूर्णांक है, तो √2 तो पूर्णांक हुआ नहीं। जब ये पूर्णांक नहीं है तो आपका जो सेकेंड वाला शर्त था ये इसमें जो है फिलअप नहीं हुआ, तो ये आपका जो है परिमेय संख्या नहीं हुआ बल्कि अपरिमेय संख्या हुआ। आई होप ये जो परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या का जो एक कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बस यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी बातें होती हैं। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई और ये धनात्मक संख्याएं हो गई, और ये क्या हो गया आपको 0 हो गया। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब देखिए
ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 1 से आगे मतलब जितनी भी धनात्मक जो संख्याएं होती हैं जिसे हम लोग यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, किसके लिए? काउंटिंग के लिए। इसे हम लोग यूज करते हैं गिनने के लिए। हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट की गिनती करते हैं तो स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5। तो जो नेचर है इसका, जो नेचुरल नंबर है इसका नेचर ही है काउंटिंग को लेकर के, गिनने को लेकर के, गिनती से लेकर के, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये आपका 1 से जो आगे का संख्या हो गया इसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। और नेचुरल नंबर देखिए अब स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से हुआ। तो जो सबसे छोटा वाला संख्या है नेचुरल, वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और गिनती किसी भी ऑब्जेक्ट की कभी खत्म नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो क्या हो जाएगा? या आप इसको ये कह सकते हैं अनंत कह सकते हैं, पता नहीं कितना होगा। हाँ, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? वो आपका 1 से हुआ। गिनती हम लोग ऐसे भी जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही करते हैं ना, गिनना कहीं शुरू करते हैं तो 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं। तो काउंटिंग जो नेचुरल नंबर है तो इसका नेचर क्या हो गया? काउंटिंग का हो गया, इसीलिए इसे इसका जो नाम है नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर की जो सब कॉम्बिनेशन होता है, नेचुरल नंबर का जो एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम लोग कैपिटल N से लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे n इक्वल हम लोग यहाँ लिख के दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये जो है आपको मतलब नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है ना, इसे हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं कैपिटल N से। क्योंकि नेचुरल नंबर का जो वर्ड है स्टार्ट आपको N से हुआ, इसलिए हम लोग इसे N से ही लिख करके दिखाते हैं। अब देखिए ये 0 हो गया आपका। तो जैसे ही 0 है ना, 0 और नेचुरल नंबर एक साथ हो गया। देखिए सही से, 0 था और नेचुरल नंबर जब दोनों एक साथ हो गया, जब दोनों जो है कंबाइंड हो गया, तो इसे दोनों के जो कॉम्बिनेशन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं इसको? होल नंबर कहते हैं। पहले क्या था कि जितनी सारी पॉजिटिव नंबर थी है ना, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक था, तो उसे हम लोग क्या कहें? नेचुरल नंबर कहें। और सबसे छोटा क्या होता है? 1 होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? अनंत होता है, पता नहीं क्या होता है। और जैसे ही उसके बाद 0 और ये आपका नेचुरल नंबर जो है जब दोनों प्लस हो गया, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 0 क्या हो गया आपका? होल नंबर हो गया। उसके बाद 0 के बाद जितनी भी संख्याएं जो काउंटिंग में यूज करते हैं हम लोग, वो सभी क्या हो गई? आपकी होल नंबर हो गई। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इस तरह से घुमा करके कि क्या सभी होल नंबर जो है नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर में 0 भी तो आ जाता है ना, और 0 जो है आपको काउंटिंग नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन कभी ऐसा कर देता हो कि क्या सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, कहेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर तो जैसे 1 से जो स्टार्ट होता है वो तो इसमें आता ही आता है ना, 0 तो पहले से ही होता है। तो जितनी भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर हैं, लेकिन सभी होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 जो है आपका वो होल नंबर है, न कि नेचुरल नंबर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप इसमें जो है ऋणात्मक संख्याओं कर देते हैं आप 8, तो आपका जो है ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक प्लस 0 प्लस जो है धनात्मक, तो ऋणात्मक हो गया, 0 हो गया और ये धनात्मक हो गया। अब तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, जो मैंने पहले यूज करा आपका। तो 1 से लेकर के आगे जो धनात्मक है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल कहते हैं। जैसे ही 0 प्लस हो गया उसे क्या कह दिए? होल नंबर कह दिए। और उसके बाद ऋणात्मक 0 प्लस धनात्मक जब तीनों प्लस हो गया तो उसे हम लोग क्या कह दिए? पूर्णांक कह दिए। तो अब देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे करके आएगा आपको। मान लीजिए कि नेचुरल नंबर है ये, और एक बात पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स है ना, तो इसे हम लोग आई से लिख करके दिखाते हैं। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, पूर्णांक को आई से डिनोट, या फिर हिंदी में कहें कि सूचित करते हैं हम लोग इसको आई से, नेचुरल करते हैं एन से, और होल को करते हैं डब्ल्यू से। पूर्णांक को हम लोग आई से करते हैं सूचित करते हैं, पूर्णांक को हम लोग आई से करते हैं सूचित, और नेचुरल नंबर करते हैं एन से, होल नंबर करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, और होल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 होता है, और सबसे बड़ा यहाँ भी पता नहीं होता है। रही बात पूर्णांक की, तो पूर्णांक का न तो कोई
अंत होता है ना तो कोई स्टार्टिंग होता है, क्योंकि जो पूर्णांक है इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पूर्णांक में जितना आप माइनस में पीछे जाएंगे संख्याएं का जो संख्याएं हैं उनकी वैल्यू उतना कम होती जाएगी। जैसे -1 है और -5 है, तो -5 जो है -1 से कम हो गया, उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो गई। थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, जब आपको बताऊंगा नंबर लाइन तो वहां बताऊंगा कि कैसे काम करता है, कि -5 और माइनस लेकिन बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा। तो ये हो गया आपका पूर्णांक है ना, तो नेचुरल नंबर हो गया, ये हो गया होल नंबर, और ये हो गया मान लेते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से कैसे कैसे करके आएगा आपको। और एक हो गया आपको रियल नंबर है ना, एक रियल नंबर हो गया। उसके बाद परिमेय संख्या भी है, और परिमेय संख्या में तो क्वेश्चंस कैसे करके आएगा आपको। तो रियल नंबर तो सबको मिला करके हो गया ना, तो सबका कॉम्बिनेशन वही ना रियल नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो गया कि बिना दशमलव वाली संख्या हो गई, और ये हो गई दशमलव वाली संख्या। तो दशमलव वाले में 3 टाइप की हुई थी, एक हुआ था शांत, एक हुआ था अशांत आवृत्ति, एक हुआ था आपका अशांत अनावृत्ति। तो शांत और जो अशांत आवृत्ति था दोनों को हम लोग परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आगे करके दिखाएंगे भी आप लोगों को। और जो अशांत अनावृत्ति था वो आपका क्या हो गया, अशांत अनावृत्ति आपका जो है परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या हो गया। अशांत अनावृत्ति आपका जो है वो अपरिमेय संख्या हो गया। फिर हम लोग जब यहाँ पर आए तो 1 के आगे की संख्या मतलब काउंटिंग जो नंबर है आपका उसे क्या कह रही है हम लोग, नेचुरल कह रही है। इसे n से दिखाते हैं, जैसे ही 0 शामिल हो गया अब इसको होल नंबर कह रही है, इसे W से करते हैं रिप्रेजेंट। और जब ऋणात्मक 0 और धनात्मक जब तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ उसे हम लोग क्या कह रही है, पूर्णांक कह रही है, और इसे हम लोग I से सूचित करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे करके आता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जितनी सारी संख्याएं होती है वो सभी इसमें शामिल होती है। अब क्वेश्चन ऐसे भी करेगा कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल हैं, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, क्या नेचुरल नंबर पूर्णांक हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्या होल नंबर पूर्णांक हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्या सभी पूर्णांक होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में क्या हो गया, ऋणात्मक भी तो है। तो ऋणात्मक जैसे मान लीजिए -7 है, ये तो होल नंबर तो नहीं है ये, तो -7 जो है ये पूर्णांक है लेकिन होल नंबर नहीं है। रियल नंबर क्या सभी पूर्णांक है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है कि रियल नंबर में 2 बातें आ जाती है, एक हो जाता है आपका अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे ना हम लोग कहते हैं रियल नंबर। अब मान लीजिए कि √2 लिखा हुआ है, ये तो परिमेय संख्या नहीं है, न तो ये पूर्णांक है, न ये होल नंबर है, और न ही ये नेचुरल नंबर है। अगर क्वेश्चन ये करता है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं जो है आपको पूर्णांक हैं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं जो है नेचुरल संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में जो है आपका अपरिमेय संख्या भी होता है और परिमेय संख्या भी होता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, और ये साथ में जो है आपका होल नंबर भी नहीं है, और ये आपका नेचुरल नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये सब सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगर इधर से इधर आएगा, अब देखिए नेचुरल से जाएगा रियल नंबर में, होल से जाएगा रियल नंबर में, और पूर्णांक से जाएगा रियल नंबर में, तो बिल्कुल हाँ होगा, क्योंकि रियल नंबर जो है अपने अंदर सबको समेटी हुई है। लेकिन रियल नंबर जो है आपको पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो या आपका जो है पूर्ण संख्या हो, वो सभी को आपस में क्या करी हुई है, समेटी हुई है। तो वो सब जितनी भी संख्या है वो सभी क्या हो गई, रियल नंबर हो गई। ठीक है, हाँ, लेकिन सभी संख्याएं रियल नंबर हो ये तो ठीक है, लेकिन रियल नंबर जो है, जो रियल, जैसे मान लीजिए कि रियल नंबर का तो सबका कॉम्बिनेशन हो गया है ना। अब कहे क्वेश्चन की क्या सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि √2 जो है वो रियल नंबर तो है लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो आप जो है इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।